जी हाँ, आज अपन जानेंगे हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। यानी हम हिमालय का वर्गीकरण करेंगे जो भौगोलिक आधार पर है। तो देखते हैं इस हिमालय को और किस प्रकार उनके भौगोलिक वर्गीकरण हो रहा है। करते हैं शुरुआत इनको जानने की। भौगोलिक भागों में इनको मुख्य रूप से तीनों में बांटेंगे, जिसमें से पहला भाग होगा आपके महान हिमालय या उनको बर्फीला हिमालय, हिमालयी हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हिमालय है इनको हम भौगोलिक रूप में इनका वर्गीकरण करें तो इनको तीन रूपों में बांटेंगे, जिसमें से पहला भाग होगा आपके महान हिमालय जो ऊपरी भाग होगा। उनके उपनामों में बर्फीला हिमालय है, हिमालयी हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय के नाम से यह जाना जाता है। उसके बाद में इनका जो दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण है उनके दूसरे भाग की बात की जाए तो इनका दूसरा भाग है लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में तीसरा हिमालय है जो सबसे बाद हिमालय है, वह आपके शिवालिक हिमालय के रूप में है। इनको शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर देखते हैं इनको अलग अलग रूपों में कि जो महान हिमालय है इनकी विभिन्नता है वो किस प्रकार पाई जाती है और इनकी उत्पत्ति कब होती है और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो जानते हैं इस महान हिमालय को। महान हिमालय के उपनामों की बात की जाए तो बर्फीला हिमालय, हिमालयी हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय इसको बोलते हैं। और इनकी उत्पत्ति आपके टर्शियरी क्लब यानी तृतीय क्लब के ईओसीन युग या फिर ओलिगोसीन युग के अंदर देखने को मिलती है। और इसमें ग्रेनाइट, नीस व शिष्ट सतह में पाई जाती है। बात की जाए इस महान हिमालय की तो इनकी उत्पत्ति आपके टर्शियरी क्लब यानी तृतीय क्लब के अंदर ईओसीन या फिर ओलिगोसीन युग है उनके अंदर इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। और इनके अंदर जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है इनके अंदर ग्रेनाइट और नीस और शिष्ट पदार्थों की चट्टानों का निर्माण यहाँ देखने को मिलता है जो महान हिमालय के अंदर आता है। अब महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 6100 मीटर है। और महान हिमालय की औसत चौड़ाई की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी 25 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई पाई जाती है। जो चौड़ाई की बात की जाए वह इस रूप में है और इनकी हाइट है जो 6100 मीटर के अंदर पाई जाती है। तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह आपकी 6100 मीटर और इनकी औसत चौड़ाई की बात की जाए यह आपके 25 किलोमीटर के समथिंग पाई जाती है। और इस महान हिमालय के अंदर प्रमुख चोटियां और दर्रे जो निम्न प्रकार से अपन जानेंगे उनको अपन डायग्राम के आधार पर ही जानेंगे। और उनसे पहले जान लेते हैं वह है कौन कौन सी प्रमुख चोटियां और कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। पहले उनको जान लेते हैं, उनके क्षेत्रों को जान लेते हैं, उनकी लंबाई को जान लेते हैं या ऊंचाई को जान लेते हैं। उनके बाद में जानेंगे डायग्राम के आधार पर यानी उनकी अवस्थिति क्या है। तो महान हिमालय की प्रमुख चोटियां जिसमें से नंगा पर्वत ये आपकी लद्दाख के अंदर आती है और इनकी हाइट है 8126 मीटर। उसके बाद में दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी। यह आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर आती है और इनकी हाइट की बात की जाए तो 7817 मीटर इनकी हाइट पाई जाती है। और उसके बाद में एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपके सिक्किम राज्य के अंदर आती है और इनकी हाइट 8598 मीटर पाई जाती है। और एक नमसा बरवा
नमसा बरवा चोटी भी है, जो एक भारत के अंदर पूर्वी राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, उनके अंदर पाई जाती है। और इनकी हाइट है आपकी 7,056 मीटर, 7,756 मीटर इनकी हाइट पाई जाती है। यानी बात की जाए इस्मान हिमालय की, तो इनके अंदर प्रमुख चोटियों में एक नंगा पर्वत आ रहा है, दूसरा नंदा देवी है, तीसरा कंचनजंगा है, चौथा आपकी नमसा बरवा है। यह 4 प्रकार की आपकी चोटियां पाई जाती है जो महान हिमालय के अंदर आती है। इनके अलग अलग क्षेत्रों को देख लिया आपने, यानी राज्यों को देख लिया, उनके साथ साथ में इनकी हाइट भी देख लिया आपने। तो इस महान हिमालय के अंदर 4 प्रमुख चोटियां पाई जाती है, जिसमें नंगा पर्वत लद्दाख, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम और नमसा बरवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। उसी प्रकार चोटियों की तरह अपन इनके ग्लेशियर है या फिर जो हिमालय है उनको भी जानेंगे। यानी इस महान हिमालय के अंदर प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं या हिमालय कौन कौन से हैं, तो उनको जानते हैं। इसके अंदर पहला आपके गंगोत्री हिमनद है, दूसरा यमुनोत्री हिमनद है, तीसरा सतोपथ हिमनद है और चौथा आपके है जो पिंडार ग्लेशियर के रूप में है और छठा है आपके जो जैमू हिमालय के रूप में है। अब बात की जाए गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद और सतोपथ हिमनद और पिंडार ग्लेशियर, ये चारों के चारों आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर पाए जाते हैं। और एक जो जैमू हिमालय है यह सिक्किम राज्य के अंदर पाई जाएगी। यानी इनसे पहले आपने जाना था हिमालय की चोटियों को, तो हिमालय की चोटियां प्रमुख 4 थी, उनको जान लिया था। उसके बाद में अपन ने इनके ग्लेशियर और हिमालय को जानने की बात की, तो इनके अंदर जो 4 ये हिमनद या फिर हिमालय है या ग्लेशियर है, ये आपके उत्तराखंड के अंदर आते हैं, जिसमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ और पिंडार, यह चारों के चारों आपकी एक उत्तराखंड राज्य है, इनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन एक जैमू हिमालय ये आपके सिक्किम राज्य के अंदर पाई जाती है। अब जानते हैं जो महान हिमालय इनको इनके प्रमुख दर्रों, यानी इनके अंदर पहले चोटियां देखी, उसके बाद में ग्लेशियर देखे यानी हिमालय देखी, उसके बाद में जानते हैं इनके प्रमुख दर्रों को। तो महान हिमालय के अंदर कितने दर्रे आते हैं और किस प्रकार उनकी विशेषताएं हैं, तो जानते हैं। पहला दर्रा जो बुर्जिल दर्रा है, दूसरा जोजिला दर्रा, तीसरा सिपगिला दर्रा। इस प्रकार इस दर्रों को जानेंगे। तो जानते हैं जो बुर्जिल दर्रा है यह महान हिमालय के अंदर अपना किस प्रकार प्रभाव छोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा यह भारत को मध्य एशिया के साथ में जोड़ने का कार्य करेगा। जो बुर्जिल दर्रा है यह भारत देश को मध्य एशिया के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। और उसके बाद में जो जोजिला दर्रा है यह कश्मीर घाटी और लेह को जोड़ने का कार्य करता है। यानी जोजिला दर्रा है यह आज वर्तमान के अंदर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर आता है और यह कश्मीर घाटी यानी श्रीनगर को लेह के साथ में जोड़ने का कार्य इस जोजिला दर्रे के द्वारा होता है। उसके बाद में आता है तीसरा दर्रा जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। यह सिपकिला दर्रा आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, एसपी यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। और इस दर्रे से आपकी सतलज नदी जो भारत के अंदर प्रवेश करती है और यह दर्रा आपके शिमला को गारटोक यानी तिब्बत से जोड़ने का कार्य ही इसी सिपकिला दर्रे के द्वारा होता है। तो सिपकिला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है और यहाँ पर आपके जो एक भारत की सतलज नदी है यह भी भारत के अंदर प्रवेश करती है, तो इस सिपकिला दर्रे के माध्यम से करती है। और यह दर्रा है जो इन दो स्थानों को जोड़ने का कार्य करेगी, यानी शिमला जो भारत के अंदर एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी है उनको और उनके साथ साथ में एक गारटोक स्थान है जो तिब्बत के अंदर है, यानी चीन का एक भाग है या क्षेत्र है,
उनको जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में चौथा दर्रा है जिसका नाम है थांगाला दर्रा। ये थांगाला दर्रा है, कहीं माना दर्रा है, कहीं निधि दर्रा है, कहीं लिपुलेख दर्रा है। ये चारों दर्रे जो उत्तर से दक्षिणी विस्तार के रूप में आपको क्रमबद्ध रूप में मिलेंगे, जिसमें थांगाला दर्रा, यह चारों दर्रे आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर है। चारों दर्रों के नाम है थांगाला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये चारों दर्रे उत्तर से दक्षिण के रूप में इस प्रकार पाए जाते हैं और ये चारों के चारों दर्रे हैं जो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है और यह चारों भारत को तिब्बत के साथ में जोड़ने का कार्य भी करते हैं। जो ये चारों दर्रे हैं जो उत्तराखंड के अंदर है, यह भारत देश को तिब्बत यानी चीन के साथ में जोड़ने का कार्य करवाते हैं। उसके बाद में जो 8वें नंबर का दर्रा है जो जेलेपला दर्रा के रूप में, तो जेलेपला दर्रा यह सिक्किम राज्य के अंदर है और यह कलिम्पोंग जो पश्चिम बंगाल के अंदर और लहासा से जोड़ने का कार्य करेगा। जो लहासा स्थान है यह तिब्बत यानी चीन के अंदर पाया जाता है, यानी पश्चिम बंगाल को तिब्बत से जोड़ने का कार्य है जो जेलेपला दर्रा के द्वारा होता है। और जेलेपला दर्रा है ये प्रमुख रूप से सिक्किम राज्य के अंदर आता है। और स्थानों की बात की जाए तो कलिम्पोंग जो पश्चिम बंगाल और लहासा जो तिब्बत यानी चीन के अंदर आता है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य है वो जेलेपला दर्रा के द्वारा होता है। उसके बाद में दर्रे का नाम आता है नाथुला दर्रा। यह 9वें नंबर का दर्रा है जो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है और यह क्या कार्य करेगा, जो भारत और चीन युद्ध के बाद में 1962 ईस्वी के अंदर यह 44 वर्षों के बाद 2006 के अंदर भारत और चीन के बीच इसी दर्रे से जो व्यापार है वो उनकी शुरुआत या फिर उनकी प्रारंभता देखने को मिली थी। और 2015 ईस्वी के अंदर इस दर्रे से आपकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो भी प्रारंभ की गई। तो बात की जाए इस नाथुला दर्रे की, तो यह नाथुला दर्रा अपने आप में अपनी विशेषताओं को दर्शा रहा है और यह नाथुला दर्रा इस सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। और यह भारत और चीन के मध्य जब 1962 ईस्वी के अंदर युद्ध हो रहा था, यानी आज से 44 वर्षों के बाद, यानी जो युद्ध हुआ था उनके 44 वर्षों के बाद 2006 के अंदर क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच में इसी दर्रे के माध्यम से जो भारत और चीन के मध्य व्यापार हो रहा था वो भी यहीं से इनकी प्रारंभता देखने को मिली थी। और बात की जाए 2015 ईस्वी की, तो 2015 के अंदर इस दर्रे से आपके जो कैलाश मानसरोवर है इनकी यात्रा की शुरुआत भी यहीं से इसी दर्रे के माध्यम से देखने को मिली थी। अब नाथुला दर्रा है यह सुंबी घाटी को तिब्बत के साथ जोड़ने का कार्य भी करवाता है, यानी यह नाथुला दर्रा एक सुंबी घाटी है, उनको तिब्बत के साथ में जोड़ने का और उनको विभाजित करने का कार्य भी करता है। अब ये सुंबी घाटी कहाँ पर है, और ये नाथुला दर्रा आपने देखा था इस सिक्किम के अंदर आता है और यह आपका नाथुला दर्रा है। यहाँ ये भूटान आ जाता है इस साइड और इस साइड उत्तरी साइड आपकी यानी उत्तरी पश्चिमी साइड आपकी नेपाल आ जाता है और ऊपरी जो बेल्ट है वह तिब्बत यानी चीन का है। इनके मध्य में यह जो घाटी पाई जाती है यह इस प्रकार घाटी जा रही है, ये इनके मध्य से होते हुए आगे जा रही है जो सुंबी घाटी के रूप में पाई जाती है। तो यह इन दोनों के मध्य स्थित है। अब सुंबी घाटी यह सिक्किम यानी भारत और तिब्बत यानी चीन तथा भूटान के बीच स्थित है या फिर इनके मध्य पाई जाती है। तो सुंबी घाटी की बात की जाए यह किन किन देशों के मध्य पाई जाती है, तो भारत और चीन और उनके साथ साथ में भूटान के बीच में पाई जाती है।
इसके बाद में दर्रा है जिसका नाम है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा यह भारत का जो एक पूर्वी राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, इनके अंदर बोमडीला दर्रा पाया जाता है, जो तवांग यानी भारत को ल्हासा यानी तिब्बत के साथ में जोड़ने का कार्य करवाता है। यानी स्थानों की बात की जाए तो तवांग को ल्हासा से जोड़ना या फिर भारत को चीन से जोड़ने का कार्य भी, या इन स्थानों को जोड़ने का कार्य है वो बोमडीला दर्रा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में जानते हैं दिफू दर्रा। दिफू दर्रा भी इसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, और यह जो दिफू दर्रा है यह भारत व चीन और म्यांमार से जोड़ने का कार्य करवाता है। यानी यह दिफू दर्रा है जो भारत के स्थानों को चीन और म्यांमार के साथ में भी जोड़ने का कार्य इस दर्रे के द्वारा होता है, जिसका नाम है दिफू दर्रा। इसके बाद में जानते हैं जो यांगसार दर्रा है इनको। ये यांगसार दर्रा यह भी आपके अपना स्थान रखता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो डिब्रूगढ़ असम में है, और एक देश है जिसका नाम है म्यांमार, इनको जोड़ने का कार्य है यह इसके द्वारा होता है, जो यांगसार दर्रे के द्वारा। तो यांगसार दर्रा जो डिब्रूगढ़ स्थान है जो असम के अंदर है, इनको म्यांमार के साथ में जोड़ने का कार्य होता है इनके द्वारा। ये तो हो गया अपना पहला हिमालय, उसकी अपन ने प्रमुख दर्रों को जाना और उनके ग्लेशियर हिमालय को जाना और उनकी चोटियों को भी जान लिया। तो अब देखते हैं डायग्राम के आधार पर कि वास्तव में इनकी अवस्थिति किस प्रकार पाई जाती है। तो देखते हैं इसके मानचित्र। यह इनका डायग्राम है, तो इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद में जानते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे पश्चिमी ओर से। पहले तो दर्रों को न जान के उनकी चोटियों को जान लेते हैं। तो चोटियों को जानते हैं। सर्वप्रथम नंदा देवी थी। नंदा देवी चोटी आपके यहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ यह हिमालय है, हिमालय यहाँ से इधर जा रहा है। तो ये जो सबसे ऊपरी हिमालय है यह आपके मान हिमालय के नाम से जाना जाता है। उनकी शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है। यहाँ ये पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व के मध्य यह हिमालय चल रहा है, जिसमें इनके अंदर प्रमुख चोटियां थी। एक तो नंदा देवी थी, यह इनकी ऊंचाई थी आपकी 7,817 मीटर। जो नंदा देवी स्थान आपके यहाँ पर यह चोटी पाई जाती है नंदा देवी। और उसके बाद में धौलागिरी है, धौलागिरी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में अन्नपूर्णा है, यह यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर आपके माउंट एवरेस्ट है, यानी सागर माथा के रूप में यह आपके तिब्बत के अंदर पाया जाता है। और यह मकालू श्रेणी है, और यहाँ पर आपके पाई जाएगी जो कंचनजंगा है। इनकी हाइट की बात की जाए तो आपके 8,538 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। उसके बाद में जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। यहाँ पूरी बेल्ट के अंदर एक नमसा बरवा चोटी है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। यह इनके चोटी की बात की जाए तो यहाँ पर यह चोटी पाई जाती है। और उसके बाद में देखते हैं आगे, ये तो हो जाते हैं इनके प्रमुख चोटियां जो मान हिमालय की है। उसके बाद में जो यह यहाँ पर एक स्थान है, यह तिब्बत के अंदर आता है, तिब्बत चीन के अंदर है। और यहाँ पर तिब्बत के पठार के अंदर एक मानसरोवर झील है। यहाँ से एक नदी रवाना होती है जो भारत के लद्दाख में से होते हुए आगे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, जिस नदी का नाम है सिंधु। और ये सिंधु का गर्ज है जो यहाँ इधर जा रहा है, और इनका जो मुहान है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। उसके बाद में देखते हैं नंगा पर्वत को। तो यह नंगा पर्वत आपके यहाँ शुरुआत के अंदर ही देखने को मिलता है, यानी जहाँ
उत्तर पूर्वी भाग के अंदर सर्वप्रथम बात की जाए तो यहाँ नंगा पर्वत की चोटी देखने को मिल जाएगी आपको, जो 8,126 मीटर के रूप में इनकी हाइट होगी। और उसके बाद में जान लेते हैं लगातार इनके दर्रों को, यानी ये जो बुर्जिल दर्रा है यह नंगा पर्वत से जस्ट नीचे वापस अपन जब पश्चिमी ओर जाएंगे तो इसी हिमालय मान हिमालय के ऊपर देखने को मिलेगा जो बुर्जिल दर्रा है। उसके बाद में इसके पास में जोजिला दर्रा और उसके बाद में जो सिपकिला दर्रा है यह भी इनसे जस्ट नीचे पाया जाता है। और इनके बाद में जो 4 दर्रे थे जो उत्तराखंड के अंदर पाए जाते थे, यह इनके नाम है आपके उत्तराखंड के जो दर्रे, जो थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और रिपुलेख दर्रा, ये चारों दर्रे है जो उत्तराखंड या उत्तरांचल के अंदर पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सिक्किम के अंदर जो दर्रे है जो जिसके नाम है एक जेलेपला दर्रा और दूसरा है नाथुला दर्रा, यह दोनों अपने स्थान रखते हैं यहाँ पर और ये रखा है यहाँ पर, ये दोनों अपने स्थान यहाँ पर रखते हैं मान हिमालय के अंदर। उसके बाद में एक वामदिला दर्रा है, यह आपके इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और यह यहाँ पर पाया जाता है। ये देख लिया अपन ने प्रमुख चोटियों को और उनके साथ साथ में उनके दर्रों को कि वास्तव में इनकी अवस्थिति मानचित्र के अकॉर्डिंग कौन सी है। और उसके बाद में हिमालय को अपन ने 3 भागों में बांटा था, इसमें से उनका दूसरा भाग है जिसका नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय या फिर उनको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय इनको क्यों कहा, क्योंकि यह महान हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों के मध्य में पाया जाने वाला हिमालय है, इसलिए हिमालय के नाम से भी जाना जाता है या फिर उनको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लघु हिमालय या फिर मान हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति आपके टर्शियरी क्रम के एक जो मायोसिन युग है इनके अंदर देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो मान हिमालय था उनकी उत्पत्ति अपन देख रहे थे ईओसिन युग के अंदर, और यहाँ इनकी जो उत्पत्ति है वह मायोसिन युग के अंदर देखने को मिलती है। और उसके बाद में जानते हैं इस श्रेणी के अंदर जो इनके निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पर चट्टानें किस पदार्थों से परिपूर्ण है, तो यहाँ की श्रेणी के अंदर चट्टानें हैं वो स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानों के रूप में देखने को मिलती है। और इस लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई आपके 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। और इसकी औसत चौड़ाई की बात की जाए तो यह औसत चौड़ाई आपके 60 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। लघु हिमालय जो हिमालय को हम जान रहे थे वर्गीकरण करके भौगोलिक रूप से तो 3 भागों में किया था, जिसमें से पहला वर्गीकरण अपन ने देख लिया जो मान हिमालय के रूप में था। उसके बाद में दूसरा हिमालय जो मध्य हिमालय के रूप में देख रहे हैं तो इनकी उत्पत्ति की जब बात आती है तो ये टर्शियरी क्लब के अंदर एक जो मायोसिन युग है उनके अंदर इनकी उत्पत्ति हो जाती है। और उनके साथ साथ में यहाँ की जो चट्टानें हैं उनके चट्टानों के निर्माणों की बात की जाए तो वहां पर किस पदार्थों के रूप में चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है, तो स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनकी औसत ऊंचाई की बात की जाए यानी इस मध्य हिमालय की जो हाइट है वह कितनी पाई जाती है, तो यह मुख्य रूप से आपके 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाई जाती है। और इनकी औसत चौड़ाई की बात की जाए तो इनकी औसत चौड़ाई आपके किलोमीटरों के अंदर 60 से लेकर के 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। अब जिस प्रकार मान हिमालय को अपन जान रहे थे उसी प्रकार लघु हिमालय को जानेंगे तो इनके अंदर भी इनकी पर्वत श्रेणी है, उनको भी हम अलग अलग नाम के आधार पर जानेंगे जो इस प्रकार है। अब इनको हम डायग्राम के आधार पर न देख करके पहले देखेंगे उनके बारे में कि वास्तव में श्रेणियां कौन कौन सी है जो मध्य हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद में अपन देख लेंगे
इस डायग्राम के आधार पर इनकी अवस्थिति को या स्थिति को। तो जानते हैं इनकी जो पहली श्रेणी है उनको। तो पहली श्रेणी इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। यह जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई या विस्तृत है। महान हिमालय को जान लिया था आपने। उसके बाद में जब मध्य हिमालय की बात आती है तो उनको भी हम अलग अलग भागों में बांट के जानेंगे, जिसमें से एक पीर पंजाल श्रेणी है। जो पीर पंजाल श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली एक श्रेणी है। और यह श्रेणी जिसके अंदर प्रमुख रूप से दो दर्रे पाए जाते हैं। तो पीर पंजाल श्रेणी के अंदर दो प्रमुख दर्रे हैं जिसके नाम है, एक बनिहाल दर्रा और दूसरे दर्रे का नाम है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। तो पीर पंजाल श्रेणी जो हिमाचल और जम्मू के अंदर स्थित थी, फैली हुई थी। तो इनके प्रमुख दर्रे थे जो दो है, इसमें से बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन अब यहाँ पर दो केंद्र शासित देखने को मिल रहे हैं, जो लद्दाख और जम्मू के रूप में। तो यहाँ पर आपके बनिहाल दर्रा है वो पाया जाता है। और इस दर्रे से आपके जम्मू यानी कश्मीर घाटी को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य इस दर्रे के द्वारा या इस दर्रे के माध्यम से होता है। जो बनिहाल दर्रा है यह कश्मीर घाटी को श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। और इसी मार्ग पर आपके एक पीर पंजाल श्रेणी है जिसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनके अंदर एक ज्वार सुरंग है तथा एक पटनी टॉप सुरंग या फिर सेनानी नर्सरी सुरंग, जिनकी 9.28 किलोमीटर लंबाई पाई जाती है। और यह सुरंग जो पटनी टॉप सुरंग या फिर सेनानी नर्सरी सुरंग के नाम से जानी जाती है, इनकी शुरुआत आपके हो जाती है 2017 के अंदर, जो 2 अप्रैल 2017 को देखने को मिलती है। यानी बात की जाए इस बनिहाल दर्रे की, तो यह मुख्य रूप से इन जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। और उनके साथ साथ में इनके मार्ग पर देखें तो पीर पंजाल श्रेणी भी पाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनके अंदर ये दर्रा आता है, लेकिन यह यहाँ पर एक सुरंगों के रूप में अपन ने देखा था। तो एक ज्वार सुरंग थी और यहाँ पर जो पटनी टॉप सुरंग या फिर सेनानी नर्सरी सुरंग के रूप में इनकी लंबाई की बात की जाए तो इनकी लंबाई यहाँ पे 9.28 किलोमीटर इनकी लंबाई पाई जाती है। और इस जो पटनी टॉप सुरंग है इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत आपकी 2 अप्रैल 2017 को देखने को मिल रही थी। अब अपन जानेंगे जो दूसरा दर्रा है पीर पंजाल के अंदर, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। पहला दर्रा बनिहाल दर्रा के रूप में था और अब रोहतांग दर्रा है, इनको जानते हैं। तो यह रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में एक पीर पंजाल श्रेणी है जिसके अंदर पाया जाता है। अपने को पता है पीर पंजाल श्रेणी के अंदर 2 प्रकार के दर्रे थे, इसमें से एक रोहतांग और दूसरा बनिहाल। तो बनिहाल आपके जम्मू कश्मीर में था, लेकिन रोहतांग दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, जो पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा आपके कुल्लू घाटी को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ने का कार्य करवाता है। और इस मार्ग में आपके पीर पंजाल श्रेणी के अंदर एक अटल सुरंग है, इनकी शुरुआत भी देखने को मिलती है, जो 3 अक्टूबर 2020 को देखने को मिलती है। और इस सुरंग की आकृति है वह घोड़े की नाल जैसी देखने को मिलती है और जिसकी कुछ लंबाई है, तो लंबाई आपके कुल होती है जो 9.02 किलोमीटर के रूप में। यानी जो पहला दर्रा अपन जान रहे थे बनिहाल दर्रा, उसके अंदर भी सुरंगें देखने को मिल रही थी। तो वहां सुरंग की शुरुआत आपके 2017 को देखने को मिल रही थी। लेकिन इस मार्ग के अंदर यानी जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर भी एक अटल सुरंग है जिसकी आकृति घोड़े की नाल की तरह है, लेकिन इनकी शुरुआत आपके हो जाती है 3 अक्टूबर 2020 को। यह रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, लेकिन दोनों घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है, जिस घाटियों के नाम है कुल्लू घाटी
और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का कार्य भी इस दर्रे के माध्यम से होता है। अब पीर पंजाल श्रेणी, इनकी लंबाई है लगभग 400 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई। यानी यह पीर पंजाल श्रेणी आपके मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था उस बेल्ट या उस क्षेत्र और उनके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के अंदर फैली हुई है। और उसके बाद में देखते हैं धौलाधर श्रेणी को। पहली श्रेणी अपन ने जान ली जो पीर पंजाल के रूप में थी, यह आपके मुख्य रूप से जम्मू और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई थी। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है उसका नाम है धौलाधर श्रेणी। यह धौलाधर श्रेणी मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और शहर की बात की जाए तो यहाँ शिमला शहर है, इनके अंदर आपकी धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। नौ आपकी जो धौलाधर श्रेणी है इनके अंदर धौलागिरी चोटी, एक धौलाधर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के अंदर पाई जाती है। लेकिन धौलागिरी चोटी है यह भारत के अंदर नहीं पाई जाती है, जो नेपाल के अंदर स्थित है। इसलिए नोट के अंदर बता रखा है कि धौलाधर श्रेणी और धौलागिरी चोटी ये दोनों आपस में अलग है और ये अलग अलग देशों के अंदर पाई जाती है। तो धौलागिरी आपके चोटी जो मुख्य रूप से नेपाल के अंदर स्थित है, लेकिन धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित है। उसके बाद में श्रेणी आती है तीसरे रूप की, जो नागटिबा और मंसूरी श्रेणी के रूप में। यह दोनों श्रेणियां आपकी उत्तराखंड राज्य के अंदर या उत्तरांचल राज्य के अंदर देखने को मिलती है। और जो महाभारत श्रेणी है यह भी नेपाल के अंदर पाई जाती है। तो महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर पाई जाती है, नागटिबा और मंसूरी श्रेणी ये दोनों आपके उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। लेकिन धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। और पीर पंजाल जो श्रेणी थी यह आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों के अंदर पाई जाती है। अब इन श्रेणियों को अपन ने जाना, उस श्रेणियों को अपन जान लेते हैं। इन चारों श्रेणियों को जो एक भारत का मानचित्र है उनके आधार पर इनकी अवस्थिति क्या है तो जानते हैं। इसको भी ये किन किन स्थानों को जोड़ने का कार्य भी करती है तो देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं पीर पंजाल को। तो यह पीर पंजाल श्रेणी है। यह पीर पंजाल श्रेणी होगी जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है। और यह किन किन को जोड़ने का कार्य करेगी तो इनके अंदर पीर पंजाल के अंदर दो दर्रे हैं जिसके नाम है, एक बनिहाल दर्रा और एक का नाम है तो यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा तो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन जो बनिहाल दर्रा है ये आपके जम्मू कश्मीर बेल्ट के अंदर आता है। और ये आपस में कश्मीर घाटी और इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। जम्मू को यह बनिहाल दर्रे के द्वारा होता है और उनके साथ साथ में देखते हैं कुल्लू घाटी को। तो ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है और लाहौल स्पीति घाटी यह आपके इधर आती है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य है वह इसके द्वारा होता है। और यहाँ पर ये जो तीन और चोटियां हैं, कहीं मंसूरी है, कहीं ये नागटिबा है और यह धौलाधर है। ये धौलाधर और ये नागटिबा और मंसूरी ये दोनों उत्तराखंड के अंदर आ जाती है। और ये इस प्रकार इनका डायग्राम देखने को मिलता है। उसके बाद में इधर आते हैं जो महाभारत श्रेणी के रूप में यह आपके नेपाल के अंदर पाया जाता है। और यह काठमांडू घाटी को जोड़ने का कार्य भी इनके द्वारा होता है। और यहाँ पर आपके नेपाल के पास में यह सुंदी घाटी है। यह नेपाल, इधर भूटान और तिब्बत और भारत के बीच में पाए जाने वाली घाटी है। और यह इस लघु हिमालय का विस्तार देखने को मिल रहा है अपने को। यानी यहाँ पश्चिम से शुरुआत की इसने और इधर धीरे धीरे पूर्व की ओर इस प्रकार ये लघु हिमालय देखने को मिल रहा है। ये हो जाता है इनकी अवस्थिति मानचित्र के हिसाब से।
उसके बाद में जानते हैं इनके अंदर वनों को, उनके वर्गों को, मैदानों को, यानी जो लघु हिमालय है इनके मैदानों को भी अलग भागों में बांट के देखेंगे। तो लघु हिमालय, इनके मध्य जो ढाल है, इन ढालों के ऊपर घास के मैदान है, उनके विकास देखने को मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर के अंदर हम मर्ग के नाम से जानते हैं। और जैसे मर्ग दो प्रकार के, एक गुलमर्ग और दूसरा है सोनमर्ग, ये दोनों तो हो जाते हैं मर्ग, तथा उत्तराखंड में इस घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ये लघु हिमालय है, इनके मध्य जो ढाल है, इन ढालों के ऊपर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो इस घास के मैदानों का जो विकास है, जो कश्मीर के अंदर होता है, वहां ये घास के मैदान आपके मर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और मर्ग जो मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक गुलमर्ग और दूसरा है सोनमर्ग के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड एक राज्य है, इनके अंदर जो ये घास के मैदान है वो बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद में ये लघु हिमालय है, इनके जो ऊपरी भागों पर आपके कौनदारी वन का भी विकास देखने को मिलता है। यानी जो ये हिमालय था, इनके अंदर घास के मैदान थे जो मर्ग और बुग्याल और प्यार के रूप में थे। और उसके बाद में जो लघु हिमालय है, इनके अंदर जो ऊपरी भाग है इनका, यहाँ पर कौनदारी वन पाए जाते हैं, इनका विकास देखने को मिलता है। लेकिन जो लघु हिमालय या ये मध्य हिमालय, इनके अंदर पर्यटन नगर, जो एक हिल स्टेशन का विकास भी यहाँ देखने को मिलता है। जैसे हिल स्टेशनों की बात की जाए तो शिमला, कसोली, सैल, सोलन, डलहौजी और धर्मशाला, यह मुख्य रूप से सभी जो हिल स्टेशन है, यह हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। तो मुख्य रूप से यह हिल स्टेशन पाए जाते हैं जो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के अंदर। कहीं शिमला है, कसौटी है, सैल है और सोलन है, डलहौजी है और धर्मशाला। ये 6 ऐसे हिल स्टेशन है जिनका जो विस्तृत क्षेत्र है वह लघु हिमालय के अंदर आता है। और यह मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर भी स्टेशन है, स्थान है, उनको जानते हैं। तो अल्मोड़ा, रानीखेत, सकराता, लैंसडाउन और दार्जिलिंग स्थान आपके पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। लेकिन अल्मोड़ा, रानीखेत और सकराता और लैंसडाउन, यह सभी आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर आते हैं। तो देखते हैं उसको डायग्राम के आधार पर जो लघु हिमालय है, यह आपके लघु हिमालय का एक डायग्राम है। इनके ऊपर जो घास के मैदान, यहाँ से लेकर के इनके मध्य का जो बेल्ट है वह आपके घास के मैदान के रूप में है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जो कश्मीर के अंदर मर्ग के रूप में जाने जाते हैं और उत्तराखंड के अंदर आपके बुग्याल और प्यार के नाम से जाने जाते हैं। तो मर्ग को हम 2 रूपों में देख रहे थे, कई सोनमर्ग और कई पर थे गुलमर्ग के रूप। यानी यहाँ गुलमर्ग हो गया और यहाँ हो गया सोनमर्ग। तो कश्मीर के अंदर मर्ग के नाम से जाने जाते मैदान और उत्तराखंड के अंदर बुग्याल और प्यार के नाम से जाने जाते। लेकिन इस लघु हिमालय का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर आपके कोणधारी वन या फिर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके बाद में जानते हैं इस हिमालय के अंदर जो जनजातियां है वो क्या करती है, प्रवास करती है। उस जनजातियों के प्रवासी क्षेत्र को भी जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि जनजातियां कौन सी है और किस बेल्ट के अंदर आती है, फिर उनके डायग्राम को जानेंगे। लघु हिमालय, इस लघु हिमालय के अंदर गुर्जर, बकरवा, ये जनजातियां दोनों आपके जम्मू कश्मीर के अंदर आती थी। और कई घोटिया, ये हिमाचल प्रदेश और लेप्चा, ये सिक्किम के अंदर पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इन जनजातियों द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता था।
जिसमें ये एक सर्वाई का कार्य वो करते थे, जो शीत ऋतु के अंदर मैदानी भागों की और तथा उनके साथ साथ में ग्रीष्म ऋतु के अंदर वो पर्वतीय भागों की ओर अपना प्रवास करते थे। यानी बात की जाए इस प्रवासियों, जो जनजातियां ये है ये प्रवास करती थी ऋतुओं के अनुसार। जहां ये जैसे मान लीजिए गुर्जर बकरवाल, ये दोनों जनजातियां ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन भोटिया जनजाति है यह हिमाचल प्रदेश के अंदर, और लेप्चा जनजाति है ये सिक्किम के अंदर पाई जाती है। यह जो 500 जनजातियां हैं या 4 जनजातियां यह इन राज्यों के अंदर पाई जाती है, और तीनों मध्य हिमालय के अंदर आते हैं। और इन जनजातियों का जो प्रवास हो रहा था वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग हो रहा था, तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग हो रहा था, और ये पशु चराने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जब शीत ऋतु होती थी उस समय यह अपने आप अपना जो पशु चारण का कार्य करते थे वह मैदानी भागों के अंदर करते थे। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती थी उस समय वह अपने पशुओं को लेकर के पर्वतीय ढालों की ओर अपना प्रवास कर देते थे। अब जानते हैं इनको डायग्राम के आधार पर, तो यह लघु हिमालय हो गया आपका। उसके बाद में यह शीत प्रवास को दर्शाएगा, और ये दर्शाएगा जो ग्रीष्म ऋतु है उनको। अब शीत ऋतु के अंदर क्या करेंगे, वो नीचे आ जाएंगे, यानी मैदानी भागों के अंदर आ जाएंगे, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर वो पर्वतीय भागों के अंदर चले जाएंगे। तो यह गुर्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति, यह दोनों आपके जम्मू कश्मीर में आ गई, ये भोटिया हिमाचल प्रदेश और लेप्चा सिक्किम के अंदर आ जाती है। इसके बाद में जानते हैं कश्मीर घाटी को। कश्मीर घाटी ये प्राचीन काल के अंदर एक विशाल सरोवर के रूप में थी, जिसमें जलोढ़ और हिमोड़ करेवा के जमाव के कारण यहाँ पर उपजाऊ कश्मीर घाटी का विकास देखने को मिल रहा था या विकास हुआ था। इस घाटी से आपकी एक झेलम नदी है, इनके विसर्ग या इनके मेंढर बने हुए या इनको बनाने का कार्य करती थी, तथा इसके अंदर जो तट है वो कश्मीर नगर शहर के रूप में बसा हुआ है। यानी इनके तट के ऊपर एक शहर बसा हुआ है झेलम नदी के तट पर, उसका नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन झेलम नदी का निर्माण कैसे होता है, तो झेलम नदी का निर्माण आपके कश्मीर घाटी के अंदर होता है, जो एक प्राचीन काल के अंदर एक विशाल सरोवर के रूप में थी, जहां पर क्या होता है करेवा का जमाव देखने को मिलता है, जो जलोढ़ी रूप में या फिर हिमोड़ी रूप में यहाँ करेवा का जमाव मिलता है, और उनसे कश्मीर घाटी है वो उपजाऊपन का विकास यहाँ देखने को मिलेगा। और यह झेलम नदी है, इनके तट के ऊपर आपके श्रीनगर शहर भी बसा हुआ है। अब जानते हैं कश्मीर घाटी, इनके अंदर एक केसर और जाफरान की खेती है, वो प्रसिद्ध खेती है, जो मुख्य रूप से आपके पाकुर जिले में मुख्यतः आपके केसर पाए जाते हैं, यानी केसर की खेती है यह। और जाफरान की खेती, केसर और जाफरान की खेती आपके जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर होती थी, लेकिन यह वहां की प्रसिद्ध खेती के रूप में है। और बात की जाए ये केसर की खेती मुख्य रूप से किस जिले के अंदर की जाती है, पाकुर जिले के अंदर की जाती है। अब कश्मीर घाटी यह महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है, जो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित पाई जाती है। बात की जाए इस कश्मीर घाटी की, तो यह इस महान हिमालय और जो सेकंड नंबर का हिमालय था, जो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, इन दोनों के मध्य पाई जाने वाली एक घाटी है, जिसका नाम है कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी ये एक चतुर्थ कल्प के अंदर इनका निर्माण देखने को मिला है। ये अपने 2 हिमालय के भाग अपने जान लिए। उसके बाद में इनका जो भौगोलिक रूप से तीसरा जो भाग था, जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय, इनके उपनामों की बात की जाए तो इस शिवालिक हिमालय को उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब बाह्य हिमालय इनको क्यों कहा, क्योंकि यह सबसे बाहरी भाग में पाई जाती है,
विस्तृत है, इसलिए इनको वायु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो इस शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पे टर्शियरी कल्प के अंदर एक प्लेसिन युग है उनके अंदर इनकी, और इनके निर्माण का जो प्रोसेस है, जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार की, यानी टर्शियरी कल्प के अंदर प्लेसिन युग में बालू और कंकड़ के अंदर संपीड़ित जो पदार्थ थे इनके अंदर गलित होने से इनका निर्माण देखने को मिल रहा था, यानी यहाँ पर संपीड़न देखने को मिल रहा था। और हुआ किस समय था तो टर्शियरी कल्प के अंदर एक प्लेसिन युग था, उनके अंदर ये स्थिति देखने को मिली थी। और यहाँ पदार्थों की बात की जाए तो बालू और कंकड़ पत्थर के रूप में यहाँ संपीड़न देखने को मिला था। और यह हिमालय है इनकी सबसे दक्षिण की, यानी इस हिमालय की सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है जिसकी आपके औसत ऊंचाई है वह 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के मध्य पाई जाती है। और औसत चौड़ाई की बात की जाए तो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। यानी इस शिवालिक हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनकी बात की जाए तो सबसे दक्षिण की जो श्रेणी है उनकी औसत ऊंचाई है आपकी 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के मध्य पाई जाती है। और इनकी औसत चौड़ाई की बात की जाए तो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। लेकिन ये 15 किलोमीटर आपकी जो इनकी चौड़ाई है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। और 50 किलोमीटर जो चौड़ाई है यह आपके पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि पश्चिमी भाग यानी उत्तरी पश्चिमी मोड़ पर देखने को मिलेगी। अब जो ये शिवालिक श्रेणी है यह पंजाब के एक पोतवार मशीन से कोसी नदी तक इनके सतत रूप में ये फैली हुई देखने को मिलेगी। तथा पूर्व की ओर इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं जो इसमें इस चित्र के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। तो इस शिवालिक श्रेणी की बात की जाए तो पंजाब के पोतवार बेसिन यानी वहां कोसी नदी के सतत रूप में यानी उसके फैलाव के रूप में देखने को मिलेगी। उनके साथ साथ में पूर्व की ओर देखा जाए तो इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो इस रूप में ये इनकी अलग अलग श्रेणियां पाई जाती है जो डायग्राम के हिसाब से आपके सामने पड़ी है। तो ये हो जाती है इनकी श्रेणियां, यानी इनकी पूर्व की श्रेणियां ये नमसा बरवा जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये वागालू टिबितू जो बात का एक पूर्वतम बिंदु है तो यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद में पटकाईबूम ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर पाई जाती है। और ये है कोहिनूर राजधानी जो भारतीय पूर्वतम राजधानी के रूप में जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में यह है जो पहाड़ी है जो नागा पहाड़ी के रूप में जो नागालैंड के अंदर है। और उसके बाद में नीचे आते हैं मणिपुर के अंदर तो यहाँ फिर एक लोकटक झील के रूप में यहाँ झील पाई जाती है। और इनके जस्ट नीचे यहाँ पर मणिपुर की पहाड़ी जो लेमाटोल की पहाड़ी या फिर मणिपुर के अंदर स्थित ये पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद में आते हैं मिजोरम के अंदर, मिजोरम के अंदर यह पहाड़ी पाई जाती है जो मिजो पहाड़ी या फिर तुसई पहाड़ी के रूप में देखने को मिलती है। ये जान ली अपन ने पूर्वी बेल्ट की पहाड़ियों को। और उसके बाद में जानते हैं जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं उनको। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के अंदर नकला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और आमोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये चारों पहाड़ियां इस रूप में विस्तृत है। ये डायग्राम के हिसाब से शिवालिक हिमालय की पहाड़ियों को जान लिया। और इसके बाद में इनकी विशेषता को जान लेते हैं और अपना चैप्टर हो जाता है पूरा। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लापला, मिरी और अबोर एवं मिसमी पहाड़ियां पाई जाती। अरुणाचल जो प्रदेश राज्य है यह शिवालिक हिमालय के अंदर आता है। इनके अंदर इस प्रकार की जो पहाड़ियां पाई जाती है डकला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां, ये चारों की चारों पहाड़ियां आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती है। उसके बाद में नेपाल के अंदर ये शिवालिक श्रेणियों को हम डुडुआ भी कहते हैं। यानी यहाँ पर नेपाल एक देश है
जहाँ पर जो शिवालिक श्रेणियां पाई जाती है उनको डूडुआ के नाम से भी जाना जाता है तथा पूर्वी भारत के अंदर इसे सूर्या मूर्या के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह शिवालिक श्रेणियां जो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से जानी जाती है, तो भारत के जो पूर्वी बेल्ट है यहाँ पर इस श्रेणी को सूर्या मूर्या के नाम से जाना जाता है, लेकिन नेपाल देश के अंदर इनको डूडुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवालिक श्रेणी को जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं शिवालिक श्रेणी के अंदर दून और द्वारों को। तो दून व द्वार यह लघु व शिवालिक श्रेणी के बीच में एक उपजाऊ नदी घाटियों को पश्चिम के अंदर दून और पूर्व के अंदर उनको द्वार के रूप में जाना जाता है। अब दून कैसे और कौन कौन से दून और द्वार ये मुख्य रूप से आपके लघु हिमालय, जो सेकंड नंबर का हिमालय और थर्ड नंबर का जो हिमालय था वो शिवालिक हिमालय, इन श्रेणियों के मध्य एक उपजाऊ नदी घाटी के रूप में। तो पश्चिमी बेल्ट के अंदर तो यह दून के रूप में कहलाएगा। अब दून मुख्य रूप से यह है, जैसे दून आपके जम्मू दून होगा, नाला दून होगा, ये तो जम्मू के अंदर पाया जाएगा। लेकिन जो काला दून होगा यह हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाएगा। देहरादून है, पारडी दून है, ये दोनों उत्तराखंड के अंदर पाए जाएंगे। तथा पूर्व के अंदर द्वार कहा जाता है इनको, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, जो दोनों उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। अब यह दून जो अलग अलग दून कहलाते हैं, जम्मू के अंदर जम्मू दून और नाला दून, कालका दून ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, देहरादून, पाटली दून ये उत्तराखंड के अंदर, और जो पूर्वी बेल्ट के अंदर भाग है जो उपजाऊ नदी घाटियों वाला, वो द्वार के नाम से जाना जाता है। तो हरिद्वार और कोटद्वार के नाम से यह आपके उत्तराखंड के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों को। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां जिसमें पटकाई ड्रोम की पहाड़ी जो अरुणाचल के अंदर पाई जाती है, और नागा और कोहिमा की पहाड़ी आपकी नागालैंड के अंदर पाई जाती है, लेकिन मणिपुर की पहाड़ी मणिपुर के अंदर पाई जाती है, और नेमाटोल की पहाड़ी जो एक जनजातियों के रूप में यहाँ पर जनजातियां ज्यादा पाई जाती है, और यह भी मणिपुर के अंदर ही स्थित है। इसके बाद में मुख्य रूप से जो मिजो और लुसाई पहाड़ियां हैं, यह भी दोनों मिजोरम के अंदर पाई जाती है, और मिजोरम में नदियों के द्वारा जो मजदूर और असंगठित जरूरत का जमाव किया गया, जिसे मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, या फिर मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो जो मिजो और लुसाई पहाड़ियां हैं यह मिजोरम के अंदर पाई जाती है, और यहाँ पर आपके इस नदियों के द्वारा जो मजदूर और असंगठित जरूरत है इनका जमाव किया गया, उस जमाव को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने हिमालय का विस्तार देखने को मिल रहा है। वास्तव में जो आज अपन ने हिमालय जाना था, यह हिमालय इस प्रकार था। यह हिमालय इस प्रकार देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं इस पूरे को। यह आपके मान हिमालय हो जाता है, और ये होता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और ये आपके जो वाय हिमालय के रूप से जाना जाता है, जो शिवालिक हिमालय कहलाता है। ये शिवालिक हिमालय, और ये है अपना लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और ये है अपना मान हिमालय या वृद्ध हिमालय। लेकिन यह आपके ट्रांस हिमालय के अकॉर्डिंग आते हैं, जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, और जास्कर श्रेणी, ये चारों आपके ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। और उसके बाद में इस ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक लाइन है, जिसको हिंज लाइन या फिर ससक जोन के नाम से भी जाना जाता है। यह आपस में जास्कर श्रेणी और इस महान हिमालय को जोड़ने का कार्य भी करती है, या फिर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय को महान हिमालय के साथ में जोड़ने का कार्य वो हिंज लाइन या फिर ससक जोन के द्वारा होता है। और उसके बाद में जो मान हिमालय है, मान हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के मध्य एक जो यह भ्रंश पाया जाता है, जिसका नाम है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र भ्रंश के रूप में, यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इनको मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में जानते हैं, और इनको MCT के रूप में भी कहते हैं। और इनके अर्थ की बात की जाए तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र भ्रंश है,
ये क्या करेगा, यह इस मान हिमालय और लघु हिमालय को जोड़ने का कार्य करता है। और उसके बाद में आता है एमबीटी का जो क्षेत्र यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये मुख्य सीमांत क्षेत्र है जो इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के साथ में जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बाद में शिवालिक हिमालय से जस्ट नीचे जो हिमालय फ्रंट पाया जाता है, ये क्या करेगा, यह इस शिवालिक हिमालय को जो उत्तरी मैदान है इनको जोड़ने का कार्य करेगा। और इसके बाद में एक और सीमांत है ब्रज के रूप में, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के रूप में, जो क्या करेगी, यह अरावली पर्वत और विंध्याचल श्रेणी के मध्य पाई जाती है और यह उत्तरी मैदानी भाग के अंदर पाई जाती है। इन तीनों को जोड़ने का कार्य है वो इस महान सीमा ब्रज के द्वारा होता है जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के रूप में। तो यह अपना हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण तो हो जाता है क्लियर। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन जानेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण क्या है, यानी रीजनल क्लासिफिकेशन, इनको जानेंगे अगली क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय।